लाइव कमेंट। अच्छा, लाइव नहीं हो रही क्या? क्यों? तो डेटा तो आ जाएगी। चलिए, गुड मॉर्निंग एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन फॉर द सक्सेसफुल लैंडिंग ऑफ Chandrayaan 3 rover. It's a very proud moment that we all witness. nahi we should feel very blessed to be part of this historical moment. India become the fourth nations to reach the moon and the first to reach the south pole, right? इससे पहले भी कुछ दिन पहले रसिया का जो लैंडर था वो क्रैश कर गया, right? But India has successfully, and though in the second time, but it has made it within a 3 years of failure. So we can learn from this that failure is not a permanent, it's just a phase to be a success. So failure से हमें डरना नहीं है. This mission can get us a idea. If we should not be afraid of failure. फेलियर होगा तभी सक्सेस अच्छे से मनाई जाएगी और उसका आनंद और ज्यादा आएगा. Now everything has been, now we are been as an ISRO, we are in an advanced stage. So once again, congratulations to everyone. Thank you, thank you, thank you. चलिए, so yesterday we have discussed one questions, नहीं लिखा आप लोगों ने? वेरी गुड. दो लोगों के अलावा और किसने किसने लिखा है? आपने लिखा है? गुड. आपने? गुड. नहीं, नहीं, थोड़ा बचा है, कल तक हो जाएगा. गुड. 3 दिन तो लगने चाहिए 250 वर्ड लिखने में. नहीं, इससे कम टाइम में कैसा लिखा जाएगा? अच्छा, तो अच्छा, पूरी रात रिपीट टेलीकास्ट पे थे क्या? आपने क्यों नहीं लिखा? लिखना याद नहीं रहा, क्वेश्चन याद नहीं रहा? तो वो तो 6 बजे से शुरू हुई थी खुशी. आप भी भूल गए? गजनी से इंस्पायर है आप लोग, शॉर्ट टर्म मेमोरी. चलिए कोई नहीं, बट उसको लिखिए. बी सिंसियर. एक ये तो खैर जेन्यून एक्सक्यूज. अब तो आने वाले इन द कमिंग मंथ और भी एक्सक्यूजेस मिलेंगे. वर्ल्ड कप आने वाली, एशिया कप आने वाली, तो दोज हु आर इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स उनके लिए तो और भी मुश्किल होने वाला. क्या? यस, एशिया कप तो आने वाला और अक्टूबर में वर्ल्ड कप. जी जी. चलिए फिर तो आप लिखेंगे आंसर. So let's start. So we have discussed the constitutional morality. We have discussed constitutionalism, rule of law, and constitutions. Any questions regarding this of this topic? है कोई questions? ऐसा जो if you have faced any issues? नहीं? बाकी लोग किधर हैं? They are not interested in polity. नहीं नहीं, मैं तो करूंगा ही. आई एम नॉट वेटिंग, आई एम जस्ट आस्किंग. आप नाराज ना होइए. So no questions. So next, which the concept which we are going to discuss is state. अब जब हम स्टेट की बात करते हैं तो वी आर नॉट concerned with the article 12 which has been defined in the constitution, say right? So state in the sense, in political sense, right? तो state हम किसे कहेंगे, right? India is a state at the international world order, at the international level, yes or no, right? So the term state defines what, how an any entity can be defined as a state. A specific territory हो, okay? तो हम क्या, सॉरी, टेरिटरी होनी चाहिए अपने
गुड। पॉप और क्या बोला आपने? पॉपुलेशन होना चाहिए, देन सोवरेन होनी चाहिए, देन गवर्नमेंट होनी चाहिए। सो इफ ऐसा ऑप्शन है कि कोई भी हो सकता है या मैंडेटरी है दैट ऑल द फीचर्स हैज टू बी प्रेजेंट? अगर एक भी नहीं हुआ तो चल, दैट कैन बी कॉल्ड एज एन स्टेट? नो, इट इज मैंडेटरी टू हैव ऑल द फीचर्स। आप दोनों में ना कर रहे हो या हाँ कर रहे हो, मैं समझ नहीं रहा हूं। गवर्नमेंट जरूरी नहीं है, सो अगर गवर्नमेंट नहीं होगी तो कैन वी कॉल इट ए स्टेट? माय क्वेश्चन इज कि आपने ये चार आइडेंटिटी बताई, आपने ये चार फीचर्स बताए, पिलर्स बताए, राइट? ऑल आर, आई मीन yes, these are the pillars. My question is, क्या every pillar, if we need to define any entity as a state, so it is necessary that all the these four pillars should be present, तभी हम उस किसी entity को state का दर्जा देंगे, या एक दो नहीं भी हुआ तब भी हम उसे state कह सकते हैं? मैंडेटरी है? ओके, और बाकी में हो तो भी चलेगा, नहीं तो चले भी? ओके, तो इट मीन्स some are with the favor of all, some 1 and 2, यही है ना? 1 and 2, और गवर्नमेंट नहीं भी हो तो चलेगी? ऑल, राइट? तो इसका आंसर जो है वो दैट इज ऑल। टू आइडेंटिफाई एनी एंटिटी, अब स्टेट का मतलब क्या हो गया? इट्स ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, ग्रुपिंग ऑफ ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस रिसाइडिंग इन अ territory having a connections with, connections may be historical, civilizational, right, among the peoples, right? जैसे India is a state which has been through length and throughout its, from Kerala to Kanyakumari, yes or no? Historical importance है। अच्छा अच्छा, कश्मीर, सॉरी, कन्याकुमारी टू कश्मीर, रिलेटेड टू हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल कनेक्शन है वहां पे, सिविलाइजेशनल कनेक्शन है, राइट? कल्चरल कनेक्शंस भी है और पॉलिटिकल कनेक्शंस। आर गेट माय पॉइंट? So to identify a state, if any entity having all these features, that it should have own defined territory. Do India have a defined territory? Yes. Yes. Do India has its own populations? Yes, citizens residing in the territory. Now this populations does not mean only those who are residing in territory of India. It means the citizen of India who are also residing outside. Also residing outside territory of India. हाँ, एनआरआईज की, हम अगर डायस्पोरा में सिर्फ एनआरआईज की बात करते हैं, ओसीआई की बात नहीं करते, दे आर नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया, राइट? देन सोवरेनिटी वुड बी, सोवरेनिटी, इट इज इंडिपेंडेंट टू टेक इट्स ओन डिसीजन, हम अपना डिसीजन खुद ले सकें। एंड गवर्नमेंट, यस, गवर्नमेंट डज नॉट मीन दैट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का मतलब सिर्फ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से ही नहीं है, गवर्नमेंट किसी फॉर्म में हो सकती है, मोनार्कियल हो सकता है, डिक्टेटरशिप हो सकता है। गवर्नमेंट के बिना तो स्टेट एक्युमुलेट होगा ही नहीं। रूल कौन करेगा? लॉस कौन बनाएगा? तो वो तो गवर्नमेंट तो है ना, गवर्नमेंट की ही तो काम कर रही है मोनार्की, सबके लिए रूल बनाना। जैसे नॉर्थ कोरिया में डेमोक्रेटिक तो नहीं है, डिक्टेटरशिप है, लेकिन गवर्नमेंट तो है जो वहाँ के लिए रूल बना रही है उस पर्टिकुलर नेशन, स्टेट के लिए क्या रूल रेगुलेशंस होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। पावर इंटरनेशनली अगर किसी के साथ बात करना तो कौन करेगा? मान लीजिए गवर्नमेंट नहीं है किसी देश में और इंटरनेशनली या फिर उसके ऊपर अटैक हो, फाइनेंशियल हेल्प चाहिए या एनी काइंड ऑफ, तो दिस गवर्नमेंट मीन्स एन एबिलिटी टू टेकिंग अ डिसीजंस। गवर्नमेंट का ही मतलब हो गया टू टेक डिसीजंस, टू टेक एक्शंस, टू फॉर्मुलेट प्लान्स। तो गवर्नमेंट किसी भी फॉर्म में, गवर्नमेंट का मतलब ये नहीं है यहाँ पर इट्स डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी तभी वो स्टेट कहा जाएगा, अगर वहां डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है तो वो स्टेट नहीं होगा। दैट्स नॉट मीन गवर्नमेंट मीन्स गवर्नमेंट, मे बी डिक्टेटरशिप ऑल्सो, मे बी डेमोक्रेटिक, right? Republic, maybe monarchical,
बट अनार्किस्ट नहीं होनी चाहिए। आई मीन जहाँ पर क्योस, अगर मान लीजिए कहीं गवर्नमेंट नहीं है, किसी को नहीं है, तो एनीथिंग कैन बी हैपन। ड्यूरिंग मेडिवल पीरियड आप देखिए, हर स्टेट में अपना अपना गवर्नमेंट था, यस और नो। मराठा अपने थे, एंशियंट में भी आप देखिए, गुप्ता हैज ऑल ओवर द कंट्रोल ऑफ इंडिया, मौर्य हैज कंट्रोल ऑल ओवर द, साउथ में चोलास थे, सातवाहनास, तो गवर्नमेंट थी, चेरास थे, गवर्नमेंट थी ना, तो गवर्नमेंट इज नेसेसरी, right? To, it means when we talk about the states, so we are talking about the organizations or associations of politically institutions or community. हम सब we are belong to a community and we are organized in a political sense, we are organized in a historical, we are related with the historical perspective. हम सब की, चाहे आप किसी भी स्टेट से आते हो, हिस्ट्री एक हिस्टोरिकली हम कनेक्टेड है, कल्चरली ऑल्सो वी आर कनेक्टेड, civilizationally also we are connected. Are getting my point? Is it right? Yeah. So state means the identity which is having all the features, that is territory. It, the nation, the entity should have its own defined territory, defined हो, right? अपनी population हो उनकी, right? उनके खुद की government हो, and the government should be sovereign and taking its decision. Yeah. So the next questions, if I ask related to this topic, is: can we call an India a nations, a state? Can we call India a state before 1947? मैं स्टेट की बात कर रहा हूँ। 47? No. It means the India does not have its own territory. Territory नहीं थी इंडिया की. We have government also. Yes, we are not a sovereign. We are not sovereign. Independence is a different thing. Independent is a different thing. Sovereignty is a different thing. So we do not have a sovereign, though we have a government. हमारे नहीं थी, बट ब्रिटिश में तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के थ्रू रूल तो बन रही थी ना, हमारे लिए रूल रेगुलेशन बनाने के लिए ब्रिटिश सरकार तो थी, माई बाप. So we have a government, we have our own its territory, and we have also populations residing in India, but we do not, but we lack, or India lack in. And when the India becomes sovereign, on which date India becomes sovereign? 26 January 1950, as soon as we has commenced our constitutions, we become sovereign. As soon as we commence our constitutions, the two act, 1935 and 1947 act, were repealed. These to operate, right? So we become sovereign. We are republic but not sovereign. Sovereign नहीं थे क्योंकि हम 1935 एक्ट के थ्रू ही चल रहे थे, 1947 एक्ट के अकॉर्डिंगली ही रूल कर रहे थे, कि हमने पूरे कॉन्स्टिट्यूशंस को एनफोर्स नहीं किया था, कुछ पार्ट ही लगाए थे, बाकी उन्हीं के रूल के अकॉर्डिंग वी आर रनिंग. डोमिनियन, हाँ वी कैन कॉल इट ए डोमिनियन. ठीक है, इज इट क्लियर? So this is state. So write down: state is an associations or organized political institutions. State is an associations or organized political institutions. Or community that has a government to govern. That has a government to govern within a definite territory. Government to govern within a definite territory. Next point. The components of states are population, territory, government, and sovereignty.
component of states territory populations government and sovereignty. So this is state. This question was asked in 2021 in prelims. What do you mean by the state? Is this clear? Okay. So this is those small concept what we should understand before starting our main topic. तो हमने कुछ यहाँ पर concept देखे हैं. So we've started with the constitutions, types of constitutions, written and unwritten constitution. Now I hope the doubt or a confusion between the written and unwritten has been over. We have also seen the what is benefits of having a constitution, written constitutions, what are the demerits of this written constitutions, then unwritten constitutions, merit of unwritten constitutions, and demerit of unwritten constitutions. Then we have seen the rule of law. What do you mean by rule of law? Then what is constitutionalism? Then constitutional morality, right? And this is been asked in 2021 in mains also. What do you understand by the constitutional morality? The state. Yeah. So now we are entering into the our subject, and this the very first topic of the syllabus what we have discussed, that is a historical background. So we will start with the historical background. Now यहाँ पर historical background में हम acts देखेंगे, जो act which has been drafted and passed by the British Parliament. ठीक है. Now this act of the British Parliament has been divided in two sections. One section is known as an company's rule. So under historical background, one section is company rule. Company rule when there is a rule established by the company and India is controlled by the company. That is East India Company. Company rule means we are talking about the East India Company, which has been given a charter to trade in India in 1600 by the Crown of the England. ठीक है. एक चार्टर के थ्रू एक कंपनी बनाई गई. कंपनी का नाम हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी और उसे ये परमिशन दिया गया कि नाउ यू कैन गो एंड ट्रेड इन इंडिया. So it has started trade in India and eventually it has culminated into the success in colonizer India, starting with the trade. Okay, is this clear? Right. So these period from the 1773 till 1858, that is, you can say that the last rule under the company rule was the act which was passed by the company was 1853 Charter Act. Charter Act 1853 was the last act which has been under company rule. Okay. So for our subject, we are being most concerned or what we say interested in the second half of the act of the British. That is, we will deal with the Crown rule which has been started from 1858 till 1947, which is known as an India Independence Act. अब क्वेश्चन ये हो सकता है सर कि हम पहले के एक्ट क्यों नहीं रिलेटेड है. पहले के एक्ट आपका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से दैट वुड बी कवर्ड. दिस the second type is important for Indian constitutions, and why we are concerned with the second type of the reasons, that is a reason is that from this date, that is also known as the Good Governance Act, जो उन्होंने एक्ट निकाला था 1858 का Good Governance Act. So from this act, India was come under imperialism, a direct control. The colony was established through 1858 in India. इम्पेरियलिज्म की शुरुआत ही इंडिया में 1858 से होती है. उससे पहले इंडिया के ऊपर कब्जा ईस्ट एक कंपनी की थी. दैट कंपनी इज नोन एज ईस्ट इंडिया कंपनी.
1858 से एक नेशंस के कंट्रोल में आ जाता है इंडिया, दैट इज ब्रिटेन। आर getting my point, right? So because of this we are more interested in dealing with the act which has been starting from 1858, right? Because India become under the imperial control. Imperial control from this date. Imperial control means from the company it was transferred to the crown. ठीक है, इज इट क्लियर? आपने हिस्ट्री में पढ़ा हो, इफ योर मॉडर्न इंडिया हैज बीन कंप्लीटेड आफ्टर दिस, तो यू वुड हैव read about all the acted and all सब के बारे में आपने पढ़ा होगा. So without wasting, let's have a quick revision related to or a quick vision on the view on the company's rule. ठीक है, so company rule that is starting from the 1773. So India was within a span of 200 years was ruled by, first it was ruled for almost 100 years under the company, under any company, that is East India Company, right? After that it was ruled under 100 years, for the next 100 years it was ruled under imperialism. ठीक है, कंट्री के अंदर में उसके बाद ही आता है. though that company East India Company was regulated and it was under the control of British, but there is no direct involvement of British administrations in the India before the 1850. ठीक है, तो ये कंपनी रेगुलेट कर रही थी इंडिया को. ठीक है, so this under the company rule, the first was 1773 act, that is known as a regulating act. So as the name suggests, so this is an act to regulate किसे? इंडियन पॉपुलेशन को नहीं, रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ कंपनी, कि कंपनी कैसे काम करेगी इंडिया में, तो कंपनी के अफेयर्स को रेगुलेट करने का है काम, राइट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसमें क्या किया गया, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर ऑफ बंगाल बनाया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया. ठीक है, and Madras and Bombay was put under subordinations to the Bengal. Yes or no? What's the reason? कारण क्या था बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाने का? मद्रास के गवर्नर को गवर्नर जनरल क्यों नहीं बनाया गया, या बॉम्बे के गवर्नर को गवर्नर जनरल क्यों नहीं बनाया गया? और यस, इकोनॉमिक फैक्टर. कंपनी जो थी वो सिर्फ किससे उसका मैटर था, इंटरेस्ट इकोनॉमिक से. तभी देखिए कि स्टेटमेंट आता है कि द ब्रिटिश हैज क्विज गंगास, राइट, soaked, the British has soaked Gangas and squeezed into the Thames. गंगा से उन्होंने पूरा सोक किया है और जाकर के थेम्स के किनारे निचोड़ दिया. इकोनॉमी, गंगा जान रहे हैं, द गंगा इज अ लार्जेस्ट ट्रैक्ट फर्टाइल लैंड. आपका हिमालय से लेकर के पूरा बंगाल तक का लैंड जो है वो गंगा से फर्टाइल है, राइट? सिविलाइजेशनल सेटअप है. ये पूरा जो एरिया था बंगाल का, वो एरिया वो क्या था, पूरा बहुत फर्टाइल एग्रीकल्चरिस्ट. सबसे ज़्यादा रेवेन्यू बंगाल, बिहार, उड़ीसा पे कर रही थी उस समय, यूनाइटेड प्रोविंस पे कर रही थी उस समय. इनके ऊपर कंट्रोल था, इसी की वजह से हमेशा बंगाल को कैप्चर करने की कोशिश की गई. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फिर तो 1911 में दिल्ली को कैपिटल बनाया गया ना. पहले तो मुर्शिदाबाद और आपका ये कैपिटल, बंगाली कैपिटल था. दिल्ली दरबार जो आपका हुआ 1911, ये जो कैंप नाम पड़ा है, वाई दिस कैंप इज जस्ट बिकॉज ऑफ द पार्टीशंस. यहाँ पर एक एरिया है ढक्का विलेज,
Why the name of Dhaka has been given to this? कौन आए थे? बंगाली, इसलिए नहीं नहीं, ढाका इसलिए पढ़ा गया ना, ढकने, ढाका का मतलब क्या है? जिसको ढक दिया जाए, कवर। यहाँ पर पहले बहुत गंदगी और मलबा हुआ करते थे, तो 1911 में जो बुराड़ी में आपका जो कमिट हुआ था, जिसमें कैजरे हिंद का टाइटल दिया गया था, तो ये इसी पाथ से गुजर कर गई थी वो। ये पूरा जंगल और कचड़े का इलाका था, तो इसे ढक दिया गया था। दैट्स व्हाई द नेम है ना ढका, 1911, जबकि दिल्ली को फिर कैपिटल ट्रांसफर किया गया। सॉरी, नाम ऐसे ही पड़ता है। क्लियर? तो रेगुलेट कर रही थी कंपनी के अफेयर्स को यहाँ से। और बंगाल का इंपॉर्टेंस था पहले भी, राइट? आप मौर्यन काल में भी देखिए, तो पाटलिपुत्र इसी एरिया का इंपॉर्टेंस है। यहीं पर सिविलाइजेशन क्या होता है, स्टैब्लिश होती है। नदियों के किनारे, हमेशा सिविलाइजेशन नदियों के किनारे स्टैब्लिश हुई है, जहां पर आपका जंगल, पानी, खेती सब कुछ हो सके, इजिली अवेलेबल ऑफ फूड हो सके, इजिली अवेलेबल रिसोर्सेस हो सके, वहीं पर हमेशा बसेंगे लोग, राइट? फिर धीरे 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 आप आगे बढ़ते जाएंगे। व्हेन यू विल गो स्टडी द ह्यूमन ज्योग्राफी और इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट ज्योग्राफी, तो आप उसमें सेटलमेंट के बारे में पढ़ेंगे। डेंड्रिक सेटलमेंट, टाइप्स ऑफ डिफरेंट सेटलमेंट्स इन इकोनॉमिक एंड ह्यूमन डेवलपमेंट ज्योग्राफी। तो उसमें आपको पढ़ना है कि जब बस्तियां बसी हैं, सबसे पहले सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन कहाँ होता है? जहां पर रिसोर्स का अवेलेबिलिटी हो। फिर धीरे 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 वो बढ़ती जाती है। तो नदियों के किनारे जो सिविलाइजेशन होता है वो इस फॉर्म में होता है। ये नदी है, इसके दोनों साइड बसेंगे, तो ऐसे ऐसे बसते जाएंगे। पहले सबसे पहले ये फिल होगा, ये एरिया, लोग सबसे ज्यादा यहाँ पर बसेंगे। उसके बाद फिर ये, राइट? अब जहां इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में सेंट्रिक ऐसे ऐसे बसते चले जाएंगे। यस और नो? समझ रहे हैं? तो दिस इज अ टाइप ऑफ सेटलमेंट। तो बिकॉज ऑफ दिस इंपॉर्टेंस ऑफ गंगा, द बंगाल वॉज मेड द गिवन एंड प्रायोरिटीज, वहां पर प्रायोरिटीज दी गई, और देन इट वॉज मेड गवर्नर जनरल। क्लियर? अब इससे क्या हुआ यहां से? इसके बाद एक नेक्स्ट एक्ट आती है, दैट इज 1781, राइट? एंड 1781 इज नोन एज अ इंडिया एक्ट। व्हाई इट इज नोन एज पिट्स इंडिया एक्ट? यस, क्योंकि ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर थे, जिनका नाम पिट था, वो एक्ट इन्होंने ही प्रपोज किया था। ठीक है? इसके बीच में एक और एक्ट आता है, दैट इज नोन एज एन अमेंडिंग एक्ट। इन दोनों के बीच में एक और एक्ट है, दैट इज अमेंडिंग एक्ट, एंड दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू द मेक चेंजेस इन द सुप्रीम कोर्ट विच इज स्टैब्लिश इन 1773 में। जो सुप्रीम कोर्ट बनी थी उसमें चेंजेस करने के लिए। तो पहली सुप्रीम कोर्ट 1773 से कहां स्टैब्लिश हुई थी? कोलकाता। ठीक है? सो दैट वाज सुप्रीम कोर्ट वाज स्टैब्लिश, राइट? सो इन दैट द चेंजेस वाज मेड थ्रू द अमेंडिंग एक्ट। और चेंजेस क्या थे? कि गवर्नर जनरल, गवर्नर, कंपनीज के एम्प्लॉइज, कंपनी के सर्वेंट, सबको सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से बाहर रखा गया, जबकि 1773 में उनको उनके जुरिस्डिक्शंस में रखा गया था, बट अमेंडिंग एक्ट से सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से उनको बाहर कर दिया गया। उनके रिलेटेड केसेस को सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनेगी, कोई जजमेंट नहीं देगी। दैट वाज एन अमेंडिंग एक्ट, राइट? सो देन इन इंडियन पिट्स इंडिया एक्ट वाज कम, राइट? इस 1773 से गवर्नमेंट हैज ट्राइड टू एस्टैब्लिश एंड सेंट्रलाइजेशंस। सेंट्रलाइजेशन शुरू कर दी। कैसे? मेकिंग गवर्नर ऑफ बंगाल एज ए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और बाकी के प्रोविंसेस को उसके सबऑर्डिनेट करके। तो सेंट्रलाइजेशन शुरू हो गया, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट शुरू हुआ। स्टैब्लिश नहीं हो चुकी थी, एक सेंट्रलाइजेशन की नींव रखी गई, फाउंडेशनल स्टोन रखा गया ऑफ द सेंट्रलाइजेशन। स्टार्टिंग हुआ वहां से। इसके बाद के जितने सब्सिक्वेंट एक्ट आए हैं, 1773 के बाद के जितने भी सब्सिक्वेंट एक्ट आए हैं इंडिया में बिफोर द 1858, दैट हैज
work towards a centralized, making centralization tendency or making a centralization strong in India. समझ रहे हैं आप? सेंट्रलाइजेशन का मतलब समझते हैं ना? यूनिटरी पावर एक जगह ही कंसंट्रेट होगा, वही पावर सबको डेलिब्रेट करेगा. डेलिब्रेशन का मतलब समझते हैं? गिविंग देम कि आप ये काम करो, आप वापस कर दो, आपका काम ये मत करो. दिस इज यूनिटरी. हमने आपने उस दिन सवाल पूछा था व्हाट इज फेडरल एंड यूनिटरी, तो यूनिटरी सेंट्रलाइजेशन पावर. ठीक है. अब through these two act the two office was created. One is board of control and one is court of director. Board of control, and this has been established as a dual government और टू गवर्नमेंट हम जिसे कहते हैं. एक का काम क्या था? कंपनीज के ट्रेडिंग अफेयर्स को और एक पॉलिटिकल अफेयर्स को देखना. राइट. इनिशियली एक ही दोनों काम देख रही थी, बट इट्स 1781 में जब दूसरी स्टैब्लिशमेंट हुई तो दोनों काम डिवाइड कर दिया गया. एक कंपनी के इंटरनल मैटर्स को देख रही थी और एक कंपनी के एक्सटर्नल मैटर्स को देख रही थी. मतलब कमर्शियल, इंटरनल नहीं, कमर्शियल हम बेसिकली बोले तो. एक जो आपका था वो क्या देख रही थी? एक ऑफिस कमर्शियल मैटर को देख रही थी कंपनी के, और दूसरे का काम था पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स को देखना. तो 12 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का स्टैब्लिश्ड हो गया. राइट. जिसे हम डबल गवर्नमेंट भी कहते हैं. डुअल गवर्नमेंट क्लाइव के नाम पे जाता है. डबल गवर्नमेंट, फॉर्मेशन ऑफ डबल गवर्नमेंट आपने पढ़ा हुआ हिस्ट्री में. यस यस, क्लाइव, वो आपके पलासी और बक्सर वॉर का ये. इज इट क्लियर? देन दिस हैज बीन डन. तो डुअल गवर्नमेंट यहां से स्टार्ट हो जाती है, बट स्टिल द प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइजेशन इज इन प्रोसेस, मेकिंग सेंट्रलाइजेशन. और भी इनके पावर को और भी छीन लिया जाता है. राइट. गवर्नर जनरल के पावर को ज्यादा कर दिया जाता है. ठीक है. फिर इसके बाद फिर आता है 1793 एक्ट. फ्रॉम 1793 एक्ट द नाउ इट हैज बीन स्टार्टेड एज एन चार्टर एक्ट. अब 1793 से हर एक्ट में एक डेट आने लगा ताकि आफ्टर दिस एक्ट विल बी रन फॉर 20 years. So that's why it is known as a charter act, right? And after 20 years the government will form another act. The next act which came is in 1833 after the 20 years of charter act 1793, right? Then it come 1833 again after 20 years, and the process which has been started थ्रू द 1773, कौन सा? सेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस जो शुरू हुआ था 1773 से, वो 18 में आकर कल्मिनेट हो जाता है. दैट इज कंप्लीटेड. जो इंडिया है दैट बिकम्स अ सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट इन इंडिया. सारा पावर गवर्नर जनरल को उसको एनहांस कर करके दे दिया गया. Is this clear? Right. Then next came the 1853 as Charter Act 1853. So this was the development before the or during a company rule in India through the act. ये आपका एक माइंड मैप हो गया. Is it clear? Yes or no? Right. तो इसको अगर मैं और इसमें कर दूं, so we can start with the 1773. That is known as a regulating act. Then come the 1783 Pitt's India Act. Then in the next in the series is 1793, that is Charter Act. Then 1813 another second Charter Act. Then after this आता है. अब इंडिया इज कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड. अब सारा पावर किसके पास चला गया? गवर्नर जनरल के पास. यस और नो? यहां तक यहां तक पहुंचते पहुंचते हमने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया. ठीक है. और सबको सब उसके सबऑर्डिनेट में हमने कर दिया. राइट. देन इन द सीरीज लास्ट
एंड दिस इज द एक्ट विच डज नॉट हैव अ मेंशंस ऑफ ईयर, कि अब अगले 20 साल इसमें कोई लिमिटेशंस नहीं था। ये जितने एक्ट आ रहे थे सब किसके साथ आ रहे थे? टाइम पीरियड, एक्सपायरी के साथ आ रहे थे कि 20 साल के लिए होगा ये, राइट। बट 1853 ऐसा कोई टाइम डेट या पीरियड लेकर के नहीं आता, इसमें कोई ऐसा पीरियड नहीं था। यहां तक आते आते कंपनी का जो बिजनेस अफेयर था उसको भी रेगुलेट कर दिया गया, उसकी मोनोपोली खत्म कर दी गई। पहले इंडिया के ट्रेड, फिर चाइना के ट्रेड के साथ, टी के ट्रेड के साथ उसकी मोनोपोली भी खत्म कर दी गई। दूसरे यूरोपियंस को भी उसमें बता दिया गया, राइट। और गवर्नमेंट सर्वेंट के अलावा प्राइवेट सर्वेंट्स को भी कर दिया गया। दिस इज द पीरियड जब कॉर्नवालिस सिविल सर्वेंट का नींव भी रखता है, राइट। इट इज स्टार्टेड ड्यू टू दिस corruptions. The corruption has started more. प्राइवेट जो एम्प्लॉयज थे कंपनी के वो क्या कर रहे थे, वो भी इंडल्ज हो गए थे करप्शंस में, तो करप्शंस काफी बढ़ रहा था, तो दे हैव रिफॉर्म्ड इट। क्लियर? आफ्टर दिस, after the 4 year of this, the major event in India happened, which is known as an Indian 57 India Independence War. First war of independence was happened in 1857. After this, we can say that in 1857, the period which have as period of first war of इंडिपेंडेंस, ठीक है। सो जो भी इसके रीजन रहे हो, द प्रिंसिपल कॉजेस, इट हैज 2 कॉज। वॉर के होने के पीछे 2 कारण थे। द फर्स्ट इज प्राइमरी एंड वन इज प्रिंसिपल। दोनों में डिफरेंस समझते हैं, प्राइमरी कॉज और प्रिंसिपल कॉज के बीच में। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दीज टू? प्रिंसिपल कॉज मीन्स, प्राइमरी कॉज मीन्स बेसिक, जो एक रिसेंटमेंट कंपनी कर रही है उसके अगेंस्ट में रिसेंटमेंट बना चला रहा है अंदर। प्रिंसिपल और इमीडिएट कॉज, जिसकी वजह से अब फट गया ब्लास्ट, ये हो गया, सो दैट बिकम्स अ इमीडिएट कॉज। सो इमीडिएट कॉज क्या था? इंट्रोडक्शंस ऑफ अ, नहीं, इंट्रोडक्शंस ऑफ, वो प्राइमरी कॉज में आ गया, रिलीजियस इंटरफेरेंस करना, फिर आपका वो समुद्र के पार सेना को भेजना, क्योंकि उस समय कंसीडर किया जाता था कि समुद्र के पार जाने से धर्म भ्रष्ट होता है, इट इज अगेंस्ट द रिलीजन्स। ये सब आपका, तो उनको वॉर में भी भेजा गया, बहुत बार बाहर भी भेजा गया ट्रेड करने के लिए, राइट। सो दैट वाज कंसीडर्ड एज एन बेसिक कॉज, प्राइमरी कॉज। प्रिंसिपल कॉज था इंट्रोडक्शन ऑफ अ राइफल, जिसमें कार्टेज माना गया ऐसा कि वो दैट इज अ मेड ऑफ द पिग एंड काउस फैट, और उसको दांत से चबा करके तब उसको लोड करना था। दैट वाज कंसीडर्ड द अटैक ऑन दिस इंडियन रिलीजियस सेंटिमेंट एंड दैट बिकम एन इमीडिएट कॉज। क्वेश्चंस बहुत बार पूछे भी गए हैं, नॉट इन दिस आफ्टर 2013, बट बिफोर दैट इमीडिएट कॉज एंड प्रिंसिपल कॉज ऑफ 1857। जब आप हिस्ट्री का ऑप्शनल पेपर देखेंगे वहां भी ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। सो दिस ड्यू टू द प्रिंसिपल, और इसे आप इमीडिएट कॉज भी कह सकते हैं। द रिवोल्ट वॉज ब्रोक, राइट। और फिर आप लोगों को रिवोल्ट पता ही है, मेरठ से चले आए लोग यहां दिल्ली, बहादुर शाह जफर को अपना लीडर स्टैब्लिश किया। बहादुर शाह जफर को लीडर क्यों स्टैब्लिश किया उन्होंने? और रिफाइन कीजिए इसको। बहादुर शाह, हाँ, रेपुटेशन, उनका मानना था कि इससे पहले मुगल को हरा करके मुगल से हमारे ऊपर कब्जा किया गया, और मुगल जो थे, सी मुगल वेर नॉट कंसिडर्ड एज एन फॉरनर, क्योंकि जब मुगल्स आए तो दे नेवर वेंट बैक, दे एसिमिलेटेड इनटू द इंडियनाइज। मुगल्स क्या हो गए? इंडियनाइज हो गए, राइट। इस्लामाइजेशन भी होने लगा इंडियन सोसाइटी, तभी आपको देखिए मिलता है आपको इस्लामिक, इंडो इस्लामिक
आर्किटेक्चर देखने को मिल जाता है, हिंदवी का जन्म होता है, लैंग्वेज हिंदवी जिसको आज आप हिंदी बोलते हैं, दैट हिंदवी, लैंग्वेज ऑफ हिंदवी, what the, earlier it was not a language, Hindi was not there, so कुछ कल्चरल चेंज भी होने लगे. सो इट इज कंसिडर्ड कि मुगल्स वर assimilated, दे बिकम द पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंडिया, क्योंकि उनको अटैकर्स नहीं समझा गया कि जो है अटैक किए और फिर वहां से लूट कर फिर विदेश चले गए, जैसे ब्रिटिशर्स, राइट, जैसे खिलजीज सल्तनत एरिया में, कुतुबुद्दीन ऐबक की बात कर लें आप, राइट, बलबन, तो ये क्या कर रहे थे, लूट रहे थे, बाहर जा रहे थे. जब मुगल्स आए तो वो लूट करके, उन्होंने लूटा नहीं, बट यहां पर जो भी वो गए वो यहीं सेटल हो गए, यहां से पैसा वो बाहर भेजे ही नहीं, तो यहाँ के डेवलपमेंट में लगाया, जो भी किया, उनके रिलीजियस पॉलिसी जो अगेंस्ट, बाद में वो रिलीजियस हो गए, बट दे आर इन द कंट्री. बट जब ब्रिटिशर्स आए तो यहां से लूट कर वो बाहर करने लगे. तो ऐसा कंसीडर, ऐसा उस समय परसेप्शन बना कि हमारा जो रूलर, मतलब वी आर बिन रूल्ड बाय द मुगल, सो उन्हीं के स्टैब्लिश
कब मिल जाएंगे, उसको एज इट इज मैंने यहाँ पे लिखा है, उसको मैं डिक्टेट नहीं करूंगा, राइट। सो बट हेलो, सो उससे रिलेटेड जो भी कंसेप्चुअल चीजें वो मैं आपको डिक्टेट कर दूंगा, ठीक है। इज इट क्लियर? एनीथिंग यू वांट टू आस्क फ्रॉम हियर? नहीं, तो ये एक्ट तो आपके पास होगा ही, या एक्ट मुझे देना होगा? नहीं ना, एक्ट होगा। आपने वो ले लिया है पीएम बख्शी, बेयर एक्ट यू शुड हैव, लेकिन ले लीजिए, क्लास खत्म होते होते ले लीजिएगा, ठीक है, दैट विल हेल्प यू। क्या परेशानी है? इट क्वाइट ठीक है, तो हाँ, तो पूरा 450 आर्टिकल है, आप रेफर करने के लिए आपको कुछ तो चाहिए ना, कहाँ रेफर करेंगे आर्टिकल? थोड़ा तो एक्सपेंस कीजिए, लेटेस्ट है वो, लेटेस्ट चाहिए। सी वाई आई एम आस्किंग फॉर पीएम बख्शी, बहुत ऐसे मार्केट में है, राइट, कुछ डुकलेट्स भी आते हैं, यूनिवर्सल के भी आते हैं, बट दे आर नॉट ऑथेंटिकेट, और सब वहीं से कॉपी होते हैं। पीएम बख्शी इज ऑथेंटिकेट, लेकिन कौन से जुडिशियल परस्पेक्टिव से मत लीजिएगा, वो येलो बुक जो आता है द कॉन्स्टिट्यूशन, वो जुडिशियल परस्पेक्टिव से होता है। ऐसे तो आपको फिर बहुत मिल जाएंगे जहां कुछ ही कुछ आर्टिकल हैं, वहां सिर्फ आर्टिकल्स, कोर आर्टिकल है वो, रॉ आर्टिकल्स। जब भी आपको कहीं आप कोई एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे हो, उस आर्टिकल को पढ़ो और उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ो, तो उसको बहुत इजीली अंडरस्टूड करने में हेल्प मिलेगा। दिस माय सजेशंस व्हाट यू कैन डू, ठीक है। सो आप, अगर आप लोग एक ही साथ हैं इन दिस लाइब्रेरी, तो क्लब में ले लीजिए, पूल करके एक दो लोग मिल करके, थोड़ा तो है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट थोड़ा तो वो, इसमें कंजूसी मत कीजिए, स्टडी में कंजूसी मत कीजिए, बाकियों में कीजिए, पिज्जा में कीजिए, बर्गर में कीजिए, गदर 2 में कीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा इसमें से अवॉइड कीजिए। बस आप उसके बाद सिलेक्शंस के बाद आप कोई भी स्टेटमेंट दीजिए, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। चलिए, दैट इज एडवाइजेबल, नॉट मैंडेटरी, बट वो आपको हेल्प करेगा चीज़ों को समझने में, रेफर करने में, उसके थ्रू आप फिर आपको ना नेट पे टाइम नहीं लगाना ढूंढने में। उस आर्टिकल को, मान लिया अब हमने कोई आर्टिकल पढ़ा, अब उसका एक्सप्लेनेशन मैंने लिखा दिया, राइट, तो अब नेक्स्ट टाइम जब उस एक्सप्लेनेशन को पढ़ेंगे तो आर्टिकल तो चाहिए, तभी तो उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, तो सिर्फ एक्सप्लेनेशन से आप आर्टिकल समझ ही नहीं पाएंगे, और सिर्फ आर्टिकल से एक्सप्लेनेशन नहीं समझ पाएंगे, दोनों चाहिए, जैसे मैप और ज्योग्राफी में या दोनों चाहिए, इसलिए वो इंपॉर्टेंट है, बाकी उसमें मेरा कोई स्टेक नहीं है। स्टेक, हाँ, मेरा कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, कि ना ही कोई स्टेक है कि मैं अपने उसके लिए कह रहा हूँ कि मुझे कुछ कमीशन मिलेगा, ऐसा नहीं है, दिस फॉर द बेटरमेंट, जो बेटरमेंट हो मैं वही सजेस्ट करूँ, एक्स्ट्रा कोई भी बात आपसे एक्स्ट्रा लेने की, ये भी ले लो वो भी लो, नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन दैट इज नेसेसरी, दैट हैज टू बी डन, ठीक है, ले लीजिएगा, नॉट एन इशू, क्लियर। So let's start with this Act of 1858 Act, that is also known as a Good Governance Act. Now the Crown Rule is started from 1858, और क्यों start हुआ, this we have seen. Now what has happened now, right? So the Government of India Act 1858, now it has provisions. The first, it provided that India henceforth, means from now onward, was to be governed by and in the name of Her Majesty. अब क्राउन के अंडर में आ गया और उन्हीं के नाम से अब गवर्न होगा, राइट। देन it changed the designations of Governor General of India to the Viceroy of India. Viceroy was direct representative of British Crown in India.
right? Cannon become the first viceroy of India. ठीक है? It ended the system of double government, कोर्ट ऑफ डायरेक्टरेट एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो 1773 और 1784 के थ्रू जो दो ऑफिसर्स बनाई गई थी, दैट इज नोन एज डबल गवर्नमेंट, उसको ये खत्म करता है. एंड बाय एबॉलिशिंग द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टरेट, इट क्रिएटेड अ न्यू ऑफिस दैट इज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, वेस्टेड विथ a complete authority and control over the Indian administrations. तो उसके पास control administrations, Indian administration was this. The Secretary of State was a member of British cabinet and was responsible ultimately to the British Parliament. So वो responsible British Parliament के था. It means anything would have been happened in India or anything, who is to answer in the British Parliament? That is Secretary of State, और वो British Cabinet का member है, and that has been appointed by Crown. और यहाँ वो गवर्नर जनरल के थ्रू आ रहा है, राइट? एंड गवर्नर जनरल इज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ, और इट इज अ डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ Crown, right? So this Governor General will is subordinate or responsible to Secretary of State, और Secretary of State जो है वो responsible British Parliament को होगा, right? So it established a 15-member Council of India to assist the Secretary of State. So एक 15-member of Council भी बनी जो Secretary of State को help करेगी. Clear? The council was an advisory body. The Secretary of State was made the chairman of the council. It constituted the Secretary of State in council as a body corporate capable of suing and being sued in India and in England. तो जो executive बनाई थे 15, that was came to be known as an Secretary of State in council. The Act of 1858 was largely confined to improvement of administrative machinery by which the Indian government was to be supervised and controlled in India. It did not alter any substantial way the system of government that prevail in India. तो जो government का form था शुरू से administrative bureaucratic, उसको change नहीं किए, as it is रखा है, बस कुछ controls has been provided or given. So this is 1858 Act, right? Now write down the explanations related to the 1858 Act. So आप when you will do the revisions, Act को रखिएगा साथ में, and this explanation should be there. First, write the heading, लिखिए, the essential feature of 1858. First, the administrations of country was not only unitary but rigidly centralized. The administration of country was not only unitary but rigidly centralized. Next, the territory was divided into provinces. अच्छा, दो टर्म है, that is province and Indian state. One is province and another is इंडियन स्टेट, और जिसे हम प्रिंसली स्टेट भी कहते हैं. These terms are similar term, synonyms की तरह हम इसे यूज करते हैं, और is there any difference between these terms? पब्लिक रिफॉर्म में, प्रॉपर्टी के फॉर्म में, मतलब पपेट, अच्छा पपेट के फॉर्म में, ओके. Yes. So province which are come directly under the control of Britishers. पैरामाउंटेंसी साइन की. पैरामाउंटेंसी मींस ये होता है कि उनके साथ एक एग्रीमेंट
पैरामाउंटेंसी एग्रीमेंट कि आप अपने राज्य में खुद राज्य करेंगे, लेकिन आपका इकोनॉमिक, फॉरेन अफेयर्स मतलब और मिलिट्री, आप अपने से देखिए मतलब हेल्थ, ठीक है, बाकी जो जनरल लेजिस्लेशन है दैट इज बिन लुक आफ्टर बाय द रूलर, जो उसको रूल कर रहे थे। आपके हम आपको हम अपने हिसाब से रूल नहीं कराएंगे, बट यू हैव टू रूल, दैट इज नोन एज पैरामाउंटेंसी और सुजनेटिव में जिसे बोलते हैं। तो दिस इज प्रिंसली स्टेट, ठीक है। अगर आपने लगान देखी हो तो राजा साहब जो थे, याद है राजा साहब, राजा साहब, इट इज पैरामाउंटेंसी, एग्जाम्पल ऑफ पैरामाउंटेंसी। कश्मीर पैरामाउंटेंसी, जो जितने स्मॉल जो 560 या 62 रजवाड़े थे, ऑल हैज बीन साइंड इन पैरामाउंटेंसी। लाइक आपको एग्जांपल में आप झांसी देख सकते हैं, सतारा देख सकते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बेसिस पर उसको अनेक्स किया था झांसी को। व्हाई दिस झांसी हैज रिवोल्टेड, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बेसिस पर कि ओरिजिनल हेयर नहीं होने पर, मतलब आपका आप खुद का बच्चा नहीं होगा तो ट्रांसफर नहीं होगा, ब्रिटिश उस पर कब्जा कर लेगी। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स तो सतारा हो गया, आपका झांसी हो गया, तो जहां पर पैरामाउंटेंसी स्टैब्लिश करने की कोशिश की गई थी, राइट, विच वाज अल्टीमेटली ब्रिंग अंडर द प्रोविंसेस, ठीक है। सो प्रोविंस वेयर द ब्रिटिशर्स हैव अ डायरेक्ट कंट्रोल, एंड Indian states or princely state are those which with whom the Britishers have signed a paramountcy। एक एक्ट साइन किया कि आप अपना काम किए, हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव आपके कोर्ट में बैठेगा, मीन्स आपके सभा में होगा, आप लोग अपने हिसाब से देखिए 3 मैटर्स आप उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, देयर विल बी 3 मैटर्स विच वी विल डील, फाइनेंस, डिफेंस एंड कम्युनिकेशंस, और राइट रेस्ट आप अपने से बनाइए। हम आपको प्रोटेक्शंस देंगे, कोई भी बाहरी राज्य आपके ऊपर हमला नहीं करेगा, उस ऐसा होगा तो उसमें हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। बाकी आपके कार्य में इंटरफेयर हमारा नहीं होगा। दिस इज व्हाट द एग्रीमेंट इज अबाउट, बट ऐसा हुआ नहीं, दे हैव ऑलवेज ट्राइड टू, सो दिस इज द टू टर्म्स, ठीक है। सो दैट टेरिटरी वाज डिवाइडेड इनटू द प्रोविंसेस, the territory was divided into the provinces with a governor or lieutenant governor, with a governor or lieutenant governor aided by his executive council, aided by his executive council, ठीक है। तो प्रोविंसेस को गवर्नर के अंडर में रख दिया गया है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंडर में, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल कर दी गई, इनके बेसिस पे दे यूज्ड टू फंक्शंस, ठीक। नेक्स्ट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट वर ओनली और मेरे, MERE, provincial government were made MERE agent of government of India मेरे MERE agent of government of India and had to function, नहीं, TO, and had to function under the superintendent's direction under the superintendent's control of governor general in all matters relating to the government of provinces, control of governor general in all matters relating to the government of provinces, provinces, government in province, government of provinces,
तो प्रोविंस की जो भी गवर्नमेंट होगी उससे मैटर जो भी रिलेटेड फंक्शंस होगा सबको किसके थ्रू परमिशन से करना है, गवर्नर जनरल के, और उसके सबऑर्डिनेशंस और कंट्रोल में होगा, राइट। तो दिस शोज दैट स्टिल इट इज अ सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट, जो आपने ऊपर लिखा दैट इट इज रिजिडली सेंट्रलाइज्ड। नेक्स्ट, देयर वाज नो सेपरेशन ऑफ फंक्शन, and all the authority for the governance of India and all the authority for the governance of India, that is civil, governance of India, that is civil, 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 military, executive and legislative, civil, military, executive and legislative, was vested in the governor general in council, was vested, VESTED, vested in the governor general in council, governor general in council. तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास भी एक काउंसिल थी जो उसको हेल्प कर रही थी, वैसा ही काउंसिल गवर्नर जनरल के पास भी था जो उसे हेल्प कर रहे थे, राइट। और वैसा ही काउंसिल गवर्नर्स के पास भी थे, प्रोविंशियल गवर्नर्स या लेफ्टिनेंट गवर्नर्स के पास, टू हेल्प देम, राइट। सो ऑल दिस मैटर कम अंडर द, सो आपने लिखा वाज वेस्टेड इन द गवर्नर जनरल इन काउंसिल, राइट, हु वाज रेस्पॉन्सिबल टू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, who was responsible to the secretary of state, सॉरी, वेस्टेड जिसमें निहित, जिसको दे दिया गया, हाँ, पावर किस, वो ये सारा पावर गवर्नर जनरल में वेस्टेड है, उसी के पास है। कौन सा, सिविल पावर उसके पास है, मिलिट्री पावर उसके पास है, एग्जीक्यूटिव वही डिसीजन लेगा इनके ऊपर। तो वेस्टेड मीन्स निहित हो या जिसके पास वो हो। सो वाज रेस्पॉन्सिबल टू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है। तो गवर्नर जनरल रिस्पॉन्सिबल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिटिश पार्लियामेंट। लेकिन गवर्नर जनरल को अपॉइंट कौन कर रहा है, क्राउन करेगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अपॉइंट नहीं कर रहा है। आर गेटिंग माय पॉइंट, राइट। उसको अपॉइंटमेंट कौन इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्राउन इन द इंडिया, बट ही हैज टू वर्क फंक्शन अंडर द control or responsible to the secretary of states. Is this clear? Next point, the control of secretary of state over Indian administrations, the control of secretary of state over the Indian administration was absolute. Was absolute. The control of Secretary of State over the Indian administration was absolute. ठीक है, कोई उसमें हस्तक्षेप नहीं, कोई लिमिटेशंस नहीं, एब्सोल्यूट कंट्रोल था उसका। नेक्स्ट, the entire machineries of administrations was bureaucratic, the entire machineries of administrations was bureaucratic, which was totally concerned about public, sorry, which was totally unconcerned about public opinion in India. Unconcerned about the public opinion in India. ठीक है, so this is an act of 1858. Anything you want to ask from this act?
ब्यूरोक्रेसी, यस, ब्यूरोक्रेटिक सिविल सर्वेंट, जो अपॉइंटमेंट ऊपर से, गवर्नर जनरल भी ब्यूरोक्रेटिक था, गवर्नर भी था, बाकी उसके अंडर में ऑफिसेस में जितने काम करने वाले थे वो भी थे, राइट। सिविल सर्वेंट को दो हिस्सों में रखा गया था, कॉन्वेनेंट सिविल सर्विस एंड नॉन कॉन्वेनेंट सिविल सर्विस। ये आप एक्ट जब आप पढ़ेंगे बिफोर द 1857 एक्ट, उसमें आपको मिलेगा। कॉन्वेनेंट एक्ट हायर प्रेस्टिजियस एक्ट, इसमें पैसा बहुत है, प्रेस्टीज और स्टीम बहुत है, तो वो रिजर्व रखा गया सिर्फ यूरोपियंस के लिए, ब्रिटिशर्स के लिए, कोई इंडियन उसमें अलाउड नहीं। नॉन कॉन्वेनेंट सिविल सर्विसेज लोअर ग्रेड, क्लर्क, बाबू, चपरासीस, ये भी सिविल सर्वेंट में है, वो रखा गया इंडियंस के लिए, ठीक है। हाँ वो ऐसे ही हो गया, वो वाइस रॉय, लेकिन हर जगह बहुत जगह गवर्नर जनरल ही काम चलता रहा है, यूज होता रहा है। आप गवर्नर जनरल भी लिखेंगे तो कोई ये नहीं है, ठीक है। आप जितने ऑथेंटिकेट बुक्स भी पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, वो गवर्नर जनरल ही आ जाएगा, ठीक है, राइट। सो नाउ नेक्स्ट इन द लाइन इज अ 3 एक्ट दैट इज नोन एज एन इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, 1892 एंड 1909। तो पहले हम 1861 और 1892 को देख लेते हैं। तो फर्स्ट एक्ट विच इज नोन एज एन इंडियन काउंसिल एक्ट 18 काउंसिल एक्ट, ठीक है। सो इंडियन काउंसिल एक्ट, नाउ दिस एक्ट हैज बिगन द रिप्रेजेंटेटिव इन इंडिया। तो रिप्रेजेंटेशन शुरू किया कैसे? जो 15 काउंसिल एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे उसमें कुछ मेंबर्स को नॉमिनेट करने का पावर दे दिया, किसके पास? गवर्नर जनरल पास ऑफ एन इंडियन। तो इसको रिप्रेजेंटेटिव तो कहा गया कि ये कौन होंगे? ये इंडियन पॉपुलेशन रिप्रेजेंटेटिव होंगे, बट नॉट थ्रू द इलेक्शंस। तो इलेक्शन मैकेनिज्म नहीं आया, रिप्रेजेंटेशन जरूर आया इससे, बट थ्रू द नॉमिनेशंस। Are you getting my point? Right? So 1861 was beginning of representations but not a beginning of elections. Representations दो तरीके से हो सकता है, एक elections के थ्रू और एक nominations के थ्रू। तो उन्होंने nominating functions करना शुरू कर दिया, कुछ इंडियंस को उन्होंने एग्जीक्यूटिव काउंसिल में नॉमिनेट करना शुरू किया, ठीक है। So it made the beginning of representative institutions by associating Indians with the law-making process. It thus provided that the Viceroy should nominate some Indians as a non-official member of his expanded council. तो 1861 से जो पहले तक, before this 1861, the Governor General Executive Council, जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल जो थी आपकी, बिफोर दैट हैज ऑल द मेंबर्स फ्रॉम ऑफिशियल्स, जो नॉमिनेट कहां से हो रहे हैं? अपॉइंट बाय द क्राउन और गवर्नर जनरल, राइट। आफ्टर 1861 द काउंसिल वाज डिवाइडेड इनटू टू, दैट इज वन इज ऑफिशियल्स एंड अनदर इज नॉन ऑफिशियल्स। तो ऑफिशियल्स कौन हो गए? जो सिविल सर्वेंट है, ठीक है, जिनका अपॉइंटमेंट हुआ है। नॉन ऑफिशियल्स इंडियंस हो गए जो नॉमिनेशंस के थ्रू आते थे। ये स्टार्ट कर दी गई, यानी एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स को भी डिवाइड किया गया ऑफिशियल्स एंड नॉन ऑफिशियल्स के बीच में, और ये धीरे धीरे इंक्रीज होता चला गया, लेकिन कुछ समय तक ऑफिशियल्स की मेजोरिटी बनी रही, जो अपॉइंटेड थे उनका जो स्टेक था, और आप कह सकते हैं मेजोरिटी, उनका दबदबा ज्यादा रहा एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। इनिशियली फेज में उन्होंने नॉमिनेशन शुरू की जस्ट टू पैसिफाई द इंडियंस, और उनको ये शो करने दिखाया कि नाउ यू विल बी आल्सो गेटिंग अ चांस टू पार्टिसिपेट इन लॉ मेकिंग प्रोसेस, जो फॉर्मूला 1858 के 1857 के बाद उन्होंने जो अप्लाई किया था। क्लियर? तो दिस हैज बीन स्टार्टेड अ डिवीजन ऑफ काउंसिल्स, ठीक है। So now if you see, right, thus it provided that the Viceroy should nominate some of the Indian as a non-officials of his expanded council. In 1862 canon, then Viceroy nominated 3 Indians to his legislative council, ठीक है।
First is Raja of Banaras, then Maharaja of Patiala, and Sir Dinkar Rao. So these are the three Indians who has been nominated by the Viceroy to his executive council, but as a non-official member. ठीक है, ऑफिशियल्स मेंबर जो सिविल सर्वेंट जो अपॉइंटमेंट के थ्रू आ रहे थे, and those representative of Indians come as a nominated, known as a non-officials member. It initiated the process of decentralizations by restoring the legislative power to Bombay and Madras presidencies, जो 1773 के थ्रू वापस ले ली गई थी, जो 1833 में आकर कल्मिनेट हो जाती है सेंट्रलाइजेशंस. तो 1861 58 के बाद 61 से ऑफिशियली डिसेंट्रलाइजेशन शुरू हो गई. बॉम्बे और मद्रास को उनके अपने अपने पावर दे दिए गए लेजिस्लेटिव मैटर में, बट नॉट कंप्लीटली. गवर्नर जनरल के पास बहुत सारे पावर आ गए, रिजर्व रखा गवर्नर जनरल ने अपने पास. दैट वी विल सी, राइट. सो इट सेड इट इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन. समझ रहे हैं? पावर इज बीन गिवन टू द, नाउ द चैनल, द पावर इज ओपन. सो provinces were also been given to power to enact, not a delegation power, but rather a true power was given, right? Legislative power to Bombay and Madras. It also provided for the establishment of new legislative council, right? So new legislative council banegi. That's why it is known as the Indian Council Act. किस के through councils का formations होना शुरू हो गया. And council का मतलब क्या हो गया? A body which has been empowered to take decisions or make decisions, right? So Bengal in 1862 a council was established. In northwest provinces, province, yes, this above the Pakistan, right? Afghanistan नहीं है, वो northwest frontier province है, उससे पहले वाला प्रोविंस है. नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस 1886 में एक प्रोविंस बना. एंड पंजाब वाज ग्रांटेड अ council in 1897. So 1897 में councils in Punjab was made. Is it clear? ठीक है, चलिए, it is clear. Any doubt? Next, it empowered the viceroy to make rules and orders for more convenient transaction of business in the council. Similarly to Article 53, जो प्रेसिडेंट को एम्पावर करता है टू मेक गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज बीन एम्पावर्ड थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशंस टू मेक रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द easy transactions of businesses of his government is taken from here. Executive, हमारे president है executive and governor is also executive, right? Then it also gave a recognitions to the portfolio system introduced by Canning in 1859. Portfolio means मिनिस्ट्रीज देना. जैसे आज अमित शाह के पास कौन सी पोर्टफोलियो है? होम मिनिस्ट्री. राजनाथ सिंह हैव एन पोर्टफोलियो. डिफेंस, निर्मल सीतारमण हैव एन फिनेंस. तो दिस इज अ पोर्टफोलियो. तो पोर्टफोलियो सिस्टम स्टार्ट किसने की थी? कैनिन ने इन 1859. ठीक है, मीन्स गिविंग हिज काउंसिल अ डिपार्टमेंट. आप इस डिपार्टमेंट से करो, इस डिपार्टमेंट को आप हैंडल करो. इज इट क्लियर? Under this, a member of Viceroy's Council was made in charge of one or more departments of the government and was authorized to issue final order on behalf of Council on a matter of his department. तो Governor General councils देने, departments देने, distributions of department किया, and he has also the power to take decisions on behalf of councils. Okay, you know, ले रहे. It's clear? So next, it empowered the viceroy. Now this will show these all, though the 1861 has started a process of decentralizations, जहां पर provinces में council establish की गई और उनको power दिया, बॉम्बे, बंगाल and Madras, right? But still the governor general has a upper hand in the council. Complete decentralization नहीं थी, just started. कैसे? Like, so first the governor general has a power to issue ordinance without the concurrence of legislative council. यानी legislative council provinces के मैटर में भी वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकता था, and without their agreement, without their support.
ड्यूरिंग एन इमरजेंसी द लाइफ ऑफ सच ऑर्डिनेंस वॉज 6 months. ठीक. नेक्स्ट, giving prior sanctions to bills relating to certain matters without which they could not be introduced in the legislative council. तो बिल को काउंसिल में, लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंट्रोड्यूस करने के लिए सर्टेन बिल, नॉट ऑल बिल बट सर्टेन बिल्स, मोस्टली रिलेटेड टू फाइनेंस एंड एवरीथिंग, द प्रायर परमिशन ऑफ गवर्नर जनरल वाज नेसेसरी, कि आपको देना होगा, देन ओनली दे कैन बी इंट्रोड्यूस. And the last, that vetoing the bills after they were passed or reserving them for the considerations of the crown. तो बिल को वीटो करने का पावर किसके पास आ गया? गवर्नर जनरल के पास. काउंसिल्स को तो दे दी, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को पावर दे दिया कि आप मैटर में बिल कीजिए, बट उसको वीटो मैं करूंगा. और मेरे पास ये भी पावर है कि कुछ को मैं क्राउन के लिए रिजर्व रख सकता हूं फॉर देयर कंसिडरेशंस. तो दिस शोज कि दो decentralization was started but not completely a decentralized, there was a control, still there is a prevalence of centralizations, still a viceroy has a control over the provinces in the legislative matter. Is this clear? ठीक है. So this is 1861. एनी डाउट? नहीं. चलिए, नेक्स्ट इज इंडिया काउंसिल एक्ट 1892. डेट सही लिखा है ना? 1892. वो टाइपिंग का मिस्टेक हो जाती है, उस समय ध्यान नहीं होता, फिर बाद में आप लोग कहते हैं सर को तो गलत लिखते हैं. हंस लिया कीजिए, कोई ऐसा नहीं है कि इतना भी सीरियस नहीं होना है. अब हंसना तो ऐसा नहीं हा करके भी नहीं. चलिए, सो नेक्स्ट इज इंडिया काउंसिल एक्ट 1892. अब इसमें क्या हो रहा है? अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स का जो मेंबर था उसको बढ़ाया जा रहा है, और भी मेंबर्स को, नॉन ऑफिशियल मेंबर को इंट्रोड्यूस किया जाएगा उसमें, सर दिनकर और बनारस और इनके अलावा प्लस. लेकिन बट यहां पर क्या है कि ऑफिशियल्स कैपेसिटी को मेजॉरिटी में रखा जाएगा. ऑफिशियल्स जो मेंबर्स होंगे काउंसिल में वो मेजॉरिटी में वही रहेंगे, नॉन ऑफिशियल्स को मेजॉरिटी अभी नहीं किया जा रहा. ठीक है. सो फर्स्ट, इट इंक्रीज द नंबर ऑफ एडिशनल, दैट इज नॉन ऑफिशियल्स मेंबर इन सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल. दोनों जगह कर दिया गया थ्रू नॉमिनेशंस. सेंट्रल में कौन नॉमिनेट करेगा? गवर्नर जनरल. और प्रोविंसेस में कौन नॉमिनेट करेगा? गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर, राइट. बट इट मेंटेन द ऑफिशियल मेजोरिटी इन दैट देम. जो सिविल सर्वेंट है उनकी मेजोरिटी होगी. मान लीजिए जैसे 15 लोगों का काउंसिल है, तो उसमें से 10 जो होंगे वो, 8 जो होंगे वो ऑफिशियल्स होंगे, 5 या 7 नॉन ऑफिशियल. सो मेजोरिटी बनी रही उनमें, ताकि डिसीजंस लेने में उनके फेवर में डिसीजन आए, क्योंकि डिसीजंस अगर आप काउंसिल बना रहे हैं तो उनके अकॉर्डिंग ही लेंगे आप, राइट. सो दैट इज बीन गिवन. ठीक है. नेक्स्ट, इट इंक्रीज द फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड गिव देम द पावर टू डिस्कसिंग द बजट एंड एड्रेसिंग क्वेश्चंस टू द एग्जीक्यूटिव. सो थ्रू दिस आप बजट पेश करने पे मौका दिया उन्हें, डिस्कशन दे दिया बजट के ऊपर, एंड एग्जीक्यूटिव को क्वेश्चंस, बट अ सप्लीमेंट्री क्वेश्चन वाज नॉट अलाउड थ्रू दिस. तो बजट इंट्रोडक्शंस काउंसिल के हाथ में कब आ गया? इससे पहले कौन कर रहा था? प्रोविंसेस के लिए बजट सेंट्रल गवर्नर. अब हर प्रोविंसेस के पास पावर है कि वो अपना बजट उस पर डिबेट कीजिए और एग्जीक्यूटिव को काउंसिल एड्रेस क्वेश्चंस के लिए, राइट. इट प्रोवाइडेड फॉर द नॉमिनेशंस ऑफ सम नॉन ऑफिशियल्स मेंबर. अब इसमें एक प्रोविजन है कहां से नॉन ऑफिशियल्स मेंबर को हम लेंगे, राइट. सो इट हैज गिवन दैट सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय द वॉइसरॉय. सो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट कौन करेगा? वॉइसरॉय. ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ, अब किनके रिकमेंडेशन? पहले वो क्या कर रहा था? खुद से कर रहा था. इस प्रोविजंस के बाद एक कमिटी कहे कि सेंट्रल जब आप करेंगे तो कुछ का रिकमेंडेशन लीजिए, उनके रिकमेंडेशन, तभी तो रिप्रेजेंटेटिव होगी ना. ट्रू सेंस में रिप्रेजेंटेटिव कैसे होगा? अगर नॉमिनेशंस के थ्रू, कि आप में से सर इसको कीजिए, मैं खुद से कर दूं तो वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगी, राइट. सो इसको और
to decentralizations, the next step, that recommendations of the provincial legislative council and Bengal chamber of commerce. So central executive council में this governor general will nominate members on the recommendation of first provincial council and second Bengal chamber of commerce, the businessman. ठीक है. And that the provincial legislative council, अब provincial legislative council में nominate कौन कर रहा है? Governor on the recommendations of the district board, municipalities, universities, trade associations, jamindars and chambers. So on the recommendations of these, the members to the provincial council will be nominated by the governor. It's clear? So the act made a limited and indirect provisions for the uses of election in filing up some of the non-official seats both in the central and provincial legislative council. So 1892 there has a very limited scope of elections. कैसे? जब ये रिकमेंडेड करेंगे तो दे विल कंडक्ट कि किसको किया जाए, तो वोटिंग कराएंगे भाई लेजिस्लेटिव काउंसिल में हम इसको चाहते हैं, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल उसके ऊपर वोट करेगी तभी तो एक स्मॉल स्टेप टुवर्ड्स द यूज ऑफ इलेक्शंस इन फाइलिंग ऑफ नॉन ऑफिशियल सीट्स इन बोथ. यहां पे डिस्ट्रिक्ट भी करेगी, म्युनिसिपैलिटी भी करेगी, देन दे विल बी नॉमिनेटेड. इज दिस क्लियर? ऑल फ्रॉम 1892. एनी डाउट? ठीक है. ये एक्ट आपने पढ़ा है कहीं ना कहीं, सब जगह, सारे प्रोविजंस नहीं? इसमें कोई भी ऐसा प्रोविजंस नहीं जो आपने नहीं पढ़ा होगा. एक्ट होगा भी आपके पास. एक्ट है, हिस्ट्री में है ना, तो यही सब पॉइंट्स है ना. मुझे हाँ अच्छा, ये एक्ट है ना, ये तो याद है ना. Next is India Council Act 1909. It is also known as a Morley-Minto reform. इसको क्या कहते हैं हम? Morley-Minto reform. ऐसा क्यों कहते हैं? कौन? Morley was Secretary of State and Minto was Viceroy. तो दोनों के नाम पे ऊपर ये स्कीम पड़ा है, दोनों ने मिलकर के डिवाइस की थी स्कीम. दैट इज Morley-Minto reform of 1909. This is the starting of communal representations. यहां से मुस्लिम्स को कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन दिया 1999 में, और ये दिस इज एन कंसिक्वेंस ऑफ 1906. 1906 में मुस्लिम लीग का गठन होता है, यस और नो, और उसके कंसिक्वेंस है इसका ये रिजल्टेंट इज दिस 1909 का, जिसमें कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशंस के बीज बो जाती है. कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशंस का मतलब हो गया कि द मुस्लिम will contest from the Muslim majority area and only the Muslim will vote. उस एरिया में सिर्फ मुस्लिम ही वोट करेंगे, कोई और वोट नहीं करेगा. So this is communal representations. Is it clear? So do India have a communal representations right now? लेकिन कुछ सीट्स तो रिजर्व होती हैं. अब जैसे 1919 के थ्रू या इसमें अंडर द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 क्या है? पूना पैक्ट है. पूना पैक्ट किस बेसिस पर है? किनके बीच है पूना पैक्ट? किस मुद्दे पर? कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ, राइट, यस और नो. तो आज भी तो सीट्स रिजर्व हैं एससी एसटी के लिए, तो क्या आज भी कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन है? नहीं है. वोट सब कर सकते हैं, सीट रिजर्व है तो सिर्फ उसी सीट पे सेम, मतलब उस कैटेगरी के लोग कैटेगरी से ही खड़े होंगे, बट वोटिंग का राइट सबके पास है.
तो कॉमनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वोटिंग का राइट सिर्फ उसी कम्युनिटी के पास है जिस कम्युनिटी के लिए वो प्लेस है, चाहे वो कोई भी बाकी कम्युनिटी वहां रहता है तो वो उसमें वोट नहीं कर सकते। सो दिस इज अ डिफरेंस जो पूना पैक्ट में इसी के ऊपर सहमति हुई थी। दे ऑल एग्रीड ऑन दिस टर्म कि हम कॉमनल नहीं रखते हैं, वी शुड कीप अ रिप्रेजेंटेटिव, वी शुड रिजर्व द सीट्स। ठीक है, हम रिजर्वेशंस पॉलिसी को रखते हैं कि कुछ सीट उनके लिए रिजर्व कर देंगे, बट एवरीवन शुड गेट अ चांस टू वोट ऑन दैट फॉर देम। हाँ, कॉमनल भाई बस 1906 के बाद से माहौल थोड़ा सा ये होने लगा, एंड दे मुस्लिम लीग हैज स्टार्टेड टू कंसल्ट द गवर्नमेंट। ठीक है, कॉम्युनलिज्म रिलेटेड टू कि हमें ज्यादा मिलनी चाहिए। द रीजन देखिए, जब आप व्हेन यू स्टडी इन द हिस्ट्री ना, सो 2 फेजेस में 1857 के बाद पॉलिसीज अपनाई जो ब्रिटिशर्स ने, उनको ऐसा लगा कि रिवोल्ट वाज अ प्रोडक्ट ऑफ मुस्लिम, क्योंकि उन्होंने किसको कंसीडर किया, राजा बहादुर शाह जफर को, वो मुस्लिम्स को टारगेट करना शुरू कर दिए। तो एजुकेशंस में और गवर्नमेंट जॉब्स में मुस्लिम्स को दिया ही नहीं उन्होंने। ये उनका फर्स्ट फेज ऑफ ट्रायल था। लेकिन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी, ठीक है, और उसके बाद फिर 1900 में वो क्या करने लगे, फिर मुस्लिम्स को इनकरेज करने लगे एजुकेशन। तभी देखिए मुस्लिम्स एजुकेशन में 1857 के बाद लैग कर जाते हैं, उनके लिए एजुकेशन दिया ही नहीं, जॉब में दिया ही नहीं। ये रिसेंटमेंट क्रिएट किया, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी से कहे गए कि ऐसा एक मुस्लिम्स में अंदर एक ऐसा परसेप्शन लाया कि ये फेवर हिंदुओं को कर रही है। और 1900 के बाद फिर वो काम शुरू कर दिया मुस्लिम्स के साथ, वो आपका सदाउतुल्ला और बनारस और ये सब मिलकर के उनके साथ मिलकर करने लगी, लीग बनवाया मुस्लिम लीग। क्यों बना मुस्लिम लीग? बिकॉज टू काउंटर द आईएनसी। 1885 में आईएनसी बनी, तो मुस्लिम लीग उसको काउंटर करने के लिए ये कहा गया कि ये हिंदुओं का है, जबकि ऐसा नहीं था। ठीक है, सो दैट वाज, एंड देन दे हैव स्टार्टेड Muslim League representing of Muslims. So that is which resulted into the communal representations. ठीक है, चलिए. So we will see the act. The first, it considerably increased the size of the legislative council both in provincial and central. तो legislative council के साइज को इन्होंने बढ़ाया, एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो था उसको दोनों जगह सेंट्रल और प्रोविंशियल्स में भी. The element of was also introduced in legislative council at the center, right? The number of members in the legislative council was raised from 16 to 60 and through the elections. The number of members in provincial legislative council was not uniform. तो कहीं 10 हैं, कहीं 20 हैं, कहीं 40 हैं. यूनिफॉर्मिटी नहीं है, एक समानता नहीं है उनमें. ठीक. It retained official majority in the central legislative council. सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में ऑफिशियल मेजोरिटी अभी बनी हुई है, बट अलाउड द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल टू हैव नॉन ऑफिशियल्स मेजोरिटी. सो प्रोविंशियल्स को अलाउ कर दिया कि नाउ यू कैन हैव द नॉन ऑफिशियल्स मेजोरिटी आप रख सकते हैं, बट सेंट्रल में द ऑफिशियल्स मेजोरिटी विल बी मेंटेन. इट एनलार्ज द डेलिब्रेटिव फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एट बोथ द लेवल. डेलिब्रेटिव फंक्शंस, the functions which has been deliberated by the Governor General. So this shows that they are not independent, but they are only doing or only working on those matter which has been deliberated, which has been given by the Governor General to them. So this act has increased the deliberation functions. आप और मतलब और functions उनको देने शुरू कर दिए गवर्नर, ये भी काम करो, आप वो भी काम करो. This means that, right? So members now, what like that members were allowed to ask supplementary questions, move resolutions on budget. जो पहले allowed नहीं था, only they were be debating on budget. Now they have been allowed to ask supplementary questions and move resolutions on budget. ठीक है,
Then it provided for the first time for the associations of Indians with the Viceroy and Governor. Satyendra Prasad Sinha become the first Indian to join the Viceroy Executive Council as a law member. This question has been asked many a times prelims में कि who was the first Indian to be member in Viceroy Executive Council. So this Satyendra Prasad Sinha. ठीक है. Next, it introduced a system of communal representations for Muslim by accepting the concept of separate electorate. And separate electorate, as we have discussed, that in a majority of Muslim area, only Muslim can contest. And only Muslims are allowed to vote. ठीक है. The act legalized communalisms and Minto came to be known as a father of communal representations or electorate. It also provided for the separate representations of presidencies, corporations, chamber of commerce, university and जमींदार्स. सो उनके लिए भी इन्होंने एक अलग रिप्रेजेंटेशंस की बात की. ठीक है. तो मतलब जमींदार को रिप्रेजेंट करने के लिए जमींदारी खड़ा होगा और सिर्फ जमींदारी वोट करेगा. आई गेट माय पॉइंट? Yes or no? It's clear. So these are the provisions under Article 1909, which is Indian Council Act. Check. Any doubt? नहीं. So so एक काम करते हैं, आज के लिए यहाँ तक रखते हैं. So in the next class we'll discuss with 1919, 1935, 1947. ठीक है. क्योंकि आप भी कुछ चीजें बोरिंग है जिसमें फैक्चुअल है उसको क्या कर सकते हैं. ठीक है. चलिए देन, थैंक यू.